तो आज हम अपने वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को कोड के थ्रू समझेंगे और हम उसे आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास से हमने यहाँ पे बनाया और इस क्लास में हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखा गया है ये हमें नहीं पता। हम सिर्फ इसको आपको समझाने के पर्पज से इसको बना रहे हैं। एक दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास बी, जो कि ए की चाइल्ड क्लास है। ए की चाइल्ड क्लास है। इसमें भी हम एक फंक्शन बनाते हैं, सेम फंक्शन बनाते हैं। और अब आपको ये चीज़ें देख के समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें है क्या। इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग बोलते हैं कि सेम फंक्शन प्रोटोटाइप अलग अलग क्लास में आपको दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हम आपको बनाते हैं मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में एक क्लास हम लेते हैं और उसमें हम एक पॉइंटर पी लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें एक ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर कर देते हैं और सेम बी क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट को मान लो O2 से रख लेते हैं। ठीक। अब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ समझाया था कि अगर आपका जो पॉइंटर पेरेंट क्लास का होता है तो वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रखता ही रखता है, वो अपने डिसेंडेंट यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट करता है, यानी कि उसके एड्रेस को भी वो कंटेन करता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर किया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर किया हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि पी आपका पॉइंटर जो है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, वो ए क्लास का है, तो वो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट O2 को लेता हूँ और उससे फंक्शन F1 को मैं कॉल करता हूँ। तो तो इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो आपका O2 जो है ये किस टाइप का है, ये क्लास बी टाइप का है। तो यानी कि जो फंक्शन F1 होगा वो आपके चाइल्ड क्लास में ढूंढेगा, तो आपको F1 मिल जाएगा। तो F1 जो है, F1 फंक्शन जो है इसकी अर्ली बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा और इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है उसको मतलब कि उसको रन कर देगा। उसके बाद फिर वो आपके पेरेंट क्लास में जाएगा, F1 फंक्शन को चलाएगा। और हमने इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल भी लिया था, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एक कार का एग्जांपल दिए थे, स्पोर्ट्स कार का। तो हम उसमें ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे स्पोर्ट्स कार का जो शिफ्ट गियर फंक्शन है वो उसके नए मैकेनिज्म के बेसिस पे चले। तो यहाँ पे हमें फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को सीखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो जैसे ये क्या, जैसे अगर हमने O2 फंक्शन के थ्रू हमने फंक्शन F1 को कॉल किया है, तो ये जो है ये क्लास बी को आधार मानेगा और यहाँ पे डॉट पॉइंटर हमने लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होगी कि अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के टाइप को आधार मानता है। उसी प्रकार अगर हम पॉइंटर के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो पॉइंटर के टाइप को आधार मानता है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर के थ्रू F1 फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पे मुझे एरो ऑपरेटर लगाया जाता है। ये चीज़ें आपको मालूम होगी, ये चीज़ें मैं आप पहले बता चुका हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर जो हम लगा रहे थे, तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट O2 है, ये आपकी बी क्लास का एक तरीके से है टाइप, तो वो उसको आधार मान के इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा था। तो सेम क्या होता है कि सेम आपका जो पॉइंटर के साथ भी होता है कि ये क्या होता है कि उसके टाइप को देखता है। और आपको एक चीज़ें अच्छे से मालूम होंगी कि जो आपका अर्ली बाइंडिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है, उसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो तो क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी जो मेमोरी एड्रेस जो आपका जो मतलब कि मेमोरी एड्रेस का पता नहीं चलता है कि जो मेमोरी आपको एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को, उसका पता नहीं चलता है। वो रन टाइम पे ही आपको मालूम पड़ता है कि मेमोरी एलोकेट किस ऑब्जेक्ट को हुई है, जैसे O1 ऑब्जेक्ट को हुई है कि O2 ऑब्जेक्ट को हुई है। तो तो इससे कभी नहीं पता चलता है कि कि, कि जो आपका ये F1 फंक्शन है वो किस ऑब्जेक्ट का एक तरीके से एड्रेस है, मतलब ये O1 का एड्रेस है कि O2 का एड्रेस है। तो फिर हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस अर्ली बाइंडिंग के स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम एक कंसेप्ट लाते हैं, वर्चुअल फंक्शन जिसका नाम है। अगर हम यहाँ पे एक अगर हम यहाँ पे वर्चुअल लिख देते हैं तो ये कंपाइलर को मालूम हो जाता है कि आपका ये जो पॉइंटर p है, इससे जो F1 फंक्शन को कॉल किया गया है, वो जो आपके पेरेंट क्लास में जो F1 फंक्शन है वो उसकी लेट बाइंडिंग कर दिया है। और आपको मालूम होगा कि लेट बाइंडिंग जो होती है वो रन टाइम पे होती है, रन टाइम मेमोरी एलोकेट होती है, और इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। इससे ये चीज़ें होगी कि जो आपका F1 फंक्शन जो क्लास ये का है, इसमें लेट इसमें लेट बाइंडिंग होगी, तो ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। और जो यहाँ पे आपका F1 फंक्शन है, यहाँ पे आपकी अर्ली बाइंडिंग होगी। तो F1 फंक्शन के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो आपका जो F1 फंक्शन जो आपका पेरेंट क्लास में उससे उससे पहले ये चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो F1 फंक्शन के अंदर का मैकेनिज्म, यानी कि जो आपकी स्पोर्ट्स कार थी उसके अंदर का जो शिफ्ट गियर का मैकेनिज्म होगा, वो आपके नए टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल फंक्शन का यहाँ पे ज़रूरत क्या थी। कि देखो, हम जब यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन नहीं लिख रहे थे तो यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग हो रही थी। तो अर्ली बाइंडिंग से क्या होता है कि हमें सिर्फ पॉइंटर के टाइप का पता चलता है, यानी कि ये हमें नहीं मालूम पड़ता है कि ये जो एड्रेस है ये ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास ए का एड्रेस है कि क्लास बी का एड्रेस है। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे हम जो वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट लाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो आपका जो पॉइंटर होता है वो कंटेंट को आधार मान के आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो जब आपका कंटेंट को आधार मान के जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लास ए का है कि क्लास बी का है। तो इससे इस चीज़ की आपको बेनिफिट मिलती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत टिपिकल होती है। लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको जब इसका इंटरनल मैकेनिज्म बी टेबल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को रिपीट मोड में देखो। और मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।